हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है केमिकल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला चैप्टर का नाम ही है, तो उसी से पहले हम लोग डेफिनेशन निकालते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन इसका लिख लीजिए। डेफिनेशन, परिभाषा, कि जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल है कि जैसे हम लोग नौसादर ले लें और चूना। जब नौसादर में चूना मिलाएंगे और उसे क्या करें, रगड़ेंगे, तो एक तीक्ष्ण गंध की अनुभव होती है या फिर उसे अनुभव करेंगे, जो क्या होती है, अमोनिया होती है। जैसे इसका रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें, जैसे नौसादर का सूत्र क्या होता है, NH4Cl प्लस चूने में हम लोग इसको मिला के अगर रगड़े हथेली से तो इसमें तीक्ष्ण गंध निकलती है। तो क्या बनता है आपका, तो बनता है आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस NH3। तो जो तीक्ष्ण गंध होती है किसकी होती है, वो इस अमोनिया की होती है। ठीक है, और यह किसका उदाहरण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक, जिसमें क्या हुआ है, एक या उससे अधिक पदार्थ मिले हैं और एक नया पदार्थ अमोनिया बना हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड बना हुआ है और जल बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं, चिन्हों के रूप में दर्शा देते हैं, तो जो हमें समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे जो अभी अभी लिखा गया था, जैसे एक नया एग्जाम्पल, जैसे H2 है और O2 है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2O बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, मैंने हाइड्रोजन को क्या किया है, H से दर्शाया है, ऑक्सीजन को O से दर्शाया है और जल को H2O से दर्शाया है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण। अब इसमें इसको इक्वल टू पढ़ते हैं, बराबर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक अब देखेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें, तो पहचान, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते समय निम्नलिखित बातें हमें देखनी होती हैं कि उसमें क्या घटित हो रहा है। जैसे पहला, अवस्था परिवर्तन। अगर अब कोई क्रिया हो रही है और उसमें अवस्था परिवर्तित हो रहा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे वहाँ पे, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा, ताप में परिवर्तन। किसमें, ताप में परिवर्तन। तो जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा या फिर डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब कि यानी टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तापमान, या फिर घट रहा होगा। ये काम आपको देखने को मिलेगा। तीसरा काम, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन यानी कि उसमें कलर भी चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे विभिन्न अभिक्रियाओं में अलग अलग कलर प्राप्त होते हैं। चौथी बात आप क्या देखोगे कि गैस का निकलना, गैस का निकलना या मुक्त होना। यानी कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है
तो उसमें क्या होगी, गैस भी मुक्त हो रही होगी, गैस भी निकल रही होगी। ठीक है, तो ये चार बातें हम लोग देख के क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाए, लिखने की विधि क्या है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि। ठीक है, तो क्या क्या तरीका है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का, वो देखते हैं। तो पहली बात ये आपको याद रखनी है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक और उत्पाद क्या बन रहे हैं और उनका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात आपको ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनका नाम क्या है और उनका सूत्र क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो भी आप सूत्र लिखोगे, जो भी पदार्थ लिखोगे, जो भी तत्व लिखोगे, वो सदैव अपने अणु रूप में होंगे। यानी पदार्थ अपने या पदार्थ सदैव अणु रूप में होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे ऑक्सीजन लिखना है तो उसको O2 लिखेंगे, ये नहीं कि O लिख दिए केवल। ठीक है, हाइड्रोजन लिखना है तो H2 लिखेंगे, फास्फोरस लिखना है तो F4 लिखेंगे, सल्फर लिखना है तो S8 लिखेंगे। ठीक है, सल्फर लिखना है तो S8 लिखेंगे, और क्लोरीन लिखना है तो Cl2 लिखेंगे। ठीक है, सोडियम लिखना है तो Na लिखेंगे, सिल्वर लिखना है तो Ag लिखेंगे, गोल्ड लिखना है तो Au लिखेंगे, मैग्नीशियम तो Mg लिखेंगे। ठीक है, यह पानी बोल दे तो H2O लिखेंगे, अमोनिया बोल दे तो NH3 लिखेंगे। ठीक है, और भी नाइट्रोजन बोले तो N2 लिखेंगे। इसी तरह से उनके अणु के रूप में ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक बात और याद रखनी है आपको, तीसरी बात कि जो अभिकारक होंगे और उत्पाद होंगे उनके स्टेट को यानी कि अवस्था को भी लिखना आवश्यक होता है। नहीं लिखे तो चलेगा, लेकिन लिखना आवश्यक होता है। ठीक है, लिख देंगे तो और ज़्यादा जानकारी उसमें ऐड हो जाएगी। तो तीन बात आपको याद रखनी है कि जो अभिकारक होंगे और उत्पाद होंगे उनके नाम और उनके रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। दूसरी बात, जो पदार्थ होंगे वो सदैव अपने अणु रूप में ही होने चाहिए, और जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनको भी लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो अवस्था कैसे लिखेंगे, जैसे अगर ठोस है यानी सॉलिड है तो उसको यस लिख देंगे। अगर वो द्रव है यानी कि लिक्विड है तो उसको यल लिख देंगे। अगर वो गैस है तो जी फॉर गैस लिख देंगे। ठीक, अगर वो विलयन है तब उसको हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन को AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चिन्ह से दर्शा सकते हैं स्टेट को, उसकी अवस्था। ठीक है, तो ओके, अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो
क्लास 10th या कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हम लोगों को एक विधि पढ़नी है, अनुमानित विधि को, अनुमानित विधि को ही पढ़नी है, जिसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर तुक्का लगाना। ठीक है, अनुमानित विधि। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अनुसार अगर हम केमिस्ट्री में देखें, ठीक है, रसायन में देखें, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जितने तत्व अभिकारक में उपस्थित है या परमाणु अभिकारक में उपस्थित है, उतने ही परमाणु उत्पाद में उपस्थित होने चाहिए। यानी कि अभिकारक में परमाणु की संख्या बराबर उत्पाद में परमाणु की संख्या। बस इतने बात याद रखना है। ठीक है, संतुलित करते समय। और हम लोग अनुमानित विधि का प्रयोग करेंगे और तुक्का मार मार के ठीक करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर समझने की कोशिश करते हैं, आ जाएगा समझ में, ये विश्वास है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रही हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सबके पास ये पहुंच सके। जैसे एक एग्जांपल है, कापर ले लो। कापर बोलो तो कापर को हम लोग Cu के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इक्वल टू, इसको इक्वल टू पढ़ेंगे CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O जल, ये बन रहा है। तो समीकरण संतुलित करते समय हमें ध्यान रखना क्या है कि सबसे पहले धातु को संतुलित करो, उसके बाद अधातु को, उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन हो तो उसको संतुलित करो, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को। ठीक है, इस प्रकार से संतुलित करते हैं। अब देखो, इधर कापर एक है, इधर कापर एक है, सल्फर इधर एक है, इधर दो सल्फर है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ भी दो सल्फर करना पड़ेगा, तो हो गया दो सल्फर। ठीक है, सल्फर दो, उधर सल्फर दो। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 2 चौको 8 हो गया, इधर 4 2 6, 6 एक साथ ही होगा, तो यहाँ 2 लगा दो तो 8 भी हो गया, तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। और हाइड्रोजन को ज़्यादा देखो, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 दूना के 4, तो सब कुछ इसमें सारे परमाणु संतुलित यानी बराबर हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखा जाए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, थोड़ा जगह ले लेते हैं, प्लस CO2। अब देखो कैल्शियम धातु है ना, तो इधर कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है। ठीक है, अब इसके बाद अधातु देखना है, तो अधातु तुम्हारा कार्बन भी है, क्लोरीन भी है। ठीक है, तो पहले कार्बन देख लो, कार्बन यहाँ एक है, कार्बन यहाँ भी एक है। ठीक है, अब इसके बाद क्लोरीन देखो, क्लोरीन एक, क्लोरीन 2 इधर है, तो यहाँ 2 से कर दो तो इधर भी 2 क्लोरीन हो गया। ठीक, अब किसको देखना है, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितना है, 1 2 1 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन बराबर है। अब लास्ट में सबसे हाइड्रोजन देख लो, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, समीकरण संतुलित। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
चलो, तो आज समझा रहे हैं, ठीक है। एक दिन एनसीईआरटी बुक का पूरा हम लोग एक्सरसाइज हल कर देंगे, ठीक है। अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आवश्यकता होगी तब आप लोग कमेंट करके कह सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो पूरी वीडियो बन जाएगी केवल संतुलित समीकरण पे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की हो सकती हैं, एक एक करके लिखते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा रिडॉक्स अभिक्रिया। और छठवां ऊष्मा शोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इतने के बारे में हमें पढ़ना है। क्या क्या? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया यानी विघटित होना यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है।